हाँ, तो अब अगला जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है आपके सामने प्रिज्म से अपवर्तन। अपवर्तन से सभी परिचित हो अपन, पिछले चैप्टर में अपवर्तन के बारे में देख चुके हैं कि अपवर्तन क्या होता है। अपन अपवर्तन के केस में देखा था हमने, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसी विचलन से जुड़ी घटना को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। और हमने जो है वो पिछले चैप्टर में कांच की सिल्ली से अपवर्तन का केस भी देखा कि कांच की सिल्ली ऐसी होती है और प्रकाश किरण कोई ऐसी आपतित हुई तो वो थोड़ी सी अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी और ऐसी निकल जाएगी, और ये प्रकाश किरण और ये जो निकली हुई प्रकाश किरण रहती है एक दूसरे के समांतर रहती है। ये हमने प्रैक्टिकल देखा। लेकिन अब एक हम बात करें, अगर प्रिज्म से अपवर्तन की बात करें तो पहले सबसे पहले हमको जानना होगा प्रिज्म कैसी आकृति होती है। तो प्रिज्म मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल आपको दिखाऊंगा। अगर स्कूल में जैसे स्कूल स्टार्ट होंगे वैसे मैं आपको दिखाऊंगा प्रिज्म कैसा होता है, कैसे अपवर्तन होता है, उसके कैसे प्रैक्टिकल करते हैं। लेकिन अभी जब तक हमारे पास कुछ नहीं है उसके लिए हम एक बार यहाँ पर एक वीडियो अपने स्कूल के आपके पुराने स्टूडेंट का, वो प्रिज्म से प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसका वीडियो का आप फोकस करिए। वो वीडियो में क्या कर रहे हैं, प्रिज्म कैसा दिखाई देता है उसको देखिए। तो उन्होंने फिर से वैसे ही कांच की सिल्ली जैसे ही जो है यहाँ पर प्रिज्म लिया हुआ है। प्रिज्म कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो प्रिज्म में आपको ये जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये प्रिज्म दिख रहा है ना आपको। ये प्रिज्म की 3 फलक होती है। देखो ये देखना, जैसा रखा हुआ है वो त्रिभुज वाला हिस्सा रखा हुआ है, ऊपर वाला जैसा त्रिभुज का हिस्सा है ना वैसे ही यहाँ पर नीचे भी त्रिभुज है। फिर उसके बाद ये जो साइड में जो फलक दिख रही है, देखो ये चतुर्भुज है, इसके 4 भुजाएं, 1 2 3 और 4, ये चतुर्भुज फलक कहलाती है। और देखो कितने फलक होते हैं इसके, एक ये फलक, एक ये साइड वाला फलक और एक पीछे जो है फलक वो भी फलक है ना। तो 3 इसके फलक होते हैं और 2 इसके त्रिभुज वाले हिस्से होते हैं। तो इसको बोलते हैं, ये कांच की आकृति रहती है, पूरी तरह से कांच का बना हुआ रहता है। इसको हम बोलते हैं क्या, प्रिज्म। प्रिज्म मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, मैं बिल्कुल दिखाऊंगा। अब अपने कुछ सीमाएं इसको समझने के लिए, हम इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको दूसरा वाला वीडियो दिखाता हूँ जिसमें ये लोग जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वही चीज करते हैं, स्लेट पर जो है पेज को जो है वो फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के लिए कार्डबोर्ड पिन का यूज करते हैं। कार्डबोर्ड पर एक पेज को जो है इन्होंने चारों तरफ से फिक्स कर लिया, और फिक्स करने के बाद अब क्या करा, इन्होंने प्रिज्म रखा। तो प्रिज्म देखो, ये प्रिज्म जो है वो ये देखो, प्रिज्म का जो तिकोना वाला हिस्सा रहता है उसको इन्होंने क्या करा, नीचे रखा और उसकी आउटलाइन खींच ली। आउटलाइन खींच ली। आउटलाइन क्यों खींच लेंगे, क्योंकि हमको अगर प्रिज्म हटाना पड़ा या हिल गया हमारे हाथ से प्रिज्म तो हम वापस उसको उसकी पोजीशन पर रख सकें, इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी आउटलाइन खींच लेते हैं। तो इन्होंने उसकी आउटलाइन खींच ली। अब क्या करेंगे, अब क्या, इस साइड से हम जो है एक आपतित प्रकाश किरण खींचेंगे। जैसे हमने जो कांच की सिल्ली से अपवर्तन वाला प्रैक्टिकल अगर आपने देखा होगा तो उसमें हम जो है वो, जैसे कांच की सिल्ली यहाँ पर ऐसी रखी हुई है, मान लीजिए ये कांच की सिल्ली रखी हुई है, तो हम याद है अपन यहाँ से एक प्रकाश किरण पहले से आपतित मान लेते थे और टेढ़ी प्रकाश किरण खींचते थे। सेम केस यहाँ प्रिज्म के केस में भी कर रहे हैं हम। तो प्रिज्म यहाँ पर ऐसा तिकोना बनाया हुआ है उन्होंने, और इस साइड से क्या कर रहे हैं, एक आपतित प्रकाश किरण ऐसे खींच रहा है। तो हमको वो खींचनी ही पड़ेगी क्योंकि हमको कुछ तो मानना पड़ेगा कि प्रकाश किरण कैसी आई। तो उन्होंने ऐसी लाइन खींची हुई है, मैं डायग्राम यहाँ पर भी बनाते जा रहा हूँ और आप वीडियो में भी देखते जाओ वो वीडियो में कैसे कैसे कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, प्रिज्म को हटाने के बाद आप ये आपतित प्रकाश किरण खींच रहे हैं। तो ये आपतित प्रकाश किरण इन्होंने खींची। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस आपतित प्रकाश किरण पे 2 आल पिन लगाएंगे, पिन हेड्स बोलते हैं जिनको, 2 पिन हेड्स लगाएंगे। पिन हेड्स क्यों लगाएंगे, ये पिन हेड्स जो है वो वस्तु की तरह काम कर रही होगी। तो इन्होंने क्या करा, उस लाइन पर जो है वो 1-2 पिन लगा ली, है ना, 2 पिन लगा ली और लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लिया। आप क्या करेंगे, ये पिन जो है वो सीधी रहना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। उसके बाद क्या, ये पिन लगाने के बाद क्या करेंगे, मैं आपको रॉ फुटेज दिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा इन लोग का गड़बड़ हो रहा है। वो रियल जो वीडियो था मैं वो बना नहीं पाया उसको। इसको फिक्स करने के बाद जो है वो फिर से वापस प्रिज्म रखेंगे, और प्रिज्म रखने के बाद क्या करेंगे, प्रिज्म के जो इस साइड वाला हिस्सा है अपोजिट वाला, उस वाले हिस्से में इन दोनों पिनों की क्या देखेंगे, छाया देखेंगे। तो वहां पर देखो एक बच्ची आपको ऑब्जर्व करती हुई दिख जाएगी, वो इस प्रिज्म को जो है वो इस साइड से देखेंगे, इस वाले फलक से देखेंगे। 2 फलक दिख रहे हैं ना आपको, 2 फलक दिख रहे हैं, एक ये वाला फलक है, एक ये वाला फलक है, एक पीछे वाला फलक है। तो इस वाले फलक से क्या करेंगे, ये देखते हुए उन 2 पिनों के सामने जो है वो 2 पिन और लगा लेंगे, जिसके कारण से जो है वो हमें जो है वो जो निर्गत किरण है उसके बारे में पता चले। जब ये 2 पिन लगा लेंगे, 2 पिन लगा लेंगे तो हम जो है वो, हमें जो है वो इसके 2 पिन की स्थिति पता चलेगी,
है ना। तो ये वो क्या कर रहे हैं, वही 2 पिन लगा रहे हैं। तो मैं एक बार आपको डायग्राम में समझाता हूँ कि क्या करना चाह रहे हैं। इन्होंने क्या करा है, 2 पिन यहाँ पर लगा लिए, 2 पिन यहाँ पर लगा लिए, ये इन्होंने 2 पिन लगा लिए, है ना। अब इस पिन को क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं और 2 पिन और लगा लेते हैं। यहाँ पर लाइन नहीं खींची हुई उन्होंने, 2 पिन और लगा लेते हैं। तो वो 2 पिन की पोजीशन कुछ ऐसी आती है, 2 पिन की पोजीशन कुछ ऐसी आती है। इसके बाद क्या कर रहा है, तो ये 2 पिन लगा रहे हैं वो, है ना। आपको यहाँ वीडियो में दिखाई दे रहा है। अभी केवल देखते जाओ, सारी चीज समझ में आएंगी। ये 2 पिन इन्होंने यहाँ पर फिक्स कर लिए, है ना। ये 2 पिन लगा लिए, यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है, ये 2 पिन यहाँ से आ रही है, और यहाँ जाने के लिए उन्होंने 2 पिन लगा लिए। अब क्या करेंगे, अब ये लोग जो है वो प्रिज्म को हटाएंगे और जो पिन लगे हुए हैं उसकी तरह उसके 2 गोले बना लेंगे। पिन हटाया उन्होंने और जिस गड्ढे पे वो पिन लगा हुआ था उस पे एक गोला बना लिया कि यहाँ पर पिन लगा हुआ था, है ना। 2 पिन हटा लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, प्रिज्म को हटाएंगे और वो 2 गोले जो थे उससे एक लाइन खींच लेंगे। इन्होंने वो जो पिन लगाए थे उसको भी गोले लगा लिए, जरूरत नहीं होती उसकी। ये 2 पिन इन्होंने 2 पिन जो हटाए थे उसको मिलाते हुए एक रेखा खींच ली। अब ये जो रेखा खींच रही है ना, ये निर्गत किरण है हमारी। ये जो रेखा खींच रही है ये निर्गत किरण है। और अब जो बीच में ये जो लाइन खींच रहे हैं, ये जो लाइन खींचेगी ये हो जाएगी अपवर्तित किरण, ये हो जाएगी अपवर्तित किरण। वीडियो का काम इतना ही था, है ना। अब मैं आपको फिर से जो है वो डायग्राम पर लाता हूँ। हमने जो है जो कांच की सिल्ली से अपवर्तन देखा था उसमें भी यही करा था। यहाँ पर क्या करा था, 2 पिन लगा ली थी और 2 पिन लगाने के बाद उसका प्रतिबिंब देखा था इस साइड, कांच की सिल्ली में इस साइड से प्रतिबिंब देखा था और इस साइड भी 2 पिन लगा ली थी। तो वो 2 पिन जो है वो कहीं कहीं इस डायरेक्शन में आ रही थी। तो हमने क्या करा था, पेंसिल की सहायता से इन दोनों पिनों को जोड़ते हुए एक रेखा खींच ली थी, इन दोनों पिनों को जोड़ते हुए एक रेखा खींच ली थी। और अब क्या करा था, अंदर इन दोनों पिनों को मिला दिया था, इन दोनों रेखाओं को बुला दिया था। तो हमने क्या बोला था, ये वाली प्रकाश किरण जो है ये आपतित प्रकाश किरण है, ये वाली प्रकाश किरण आपतित किरण है। जो बाहर हमने पिन लगाए थे वो निर्गत किरण है। जो अंदर मिलाने में प्राप्त हुई वो कौन सी प्रकाश किरण होगी, वो अपवर्तित किरण होगी। वो कौन सी किरण होगी, अपवर्तित किरण होगी। यहाँ पर प्रिज्म के केस में भी हम यही कर रहे हैं। प्रिज्म के केस में क्या कर रहे हैं, हमने जो 2 पिन लगाई हुई हैं उनको मिलाकर जो है वो एक रेखा खींच लेते हैं, उनको मिलाकर एक रेखा खींच लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अंदर जो दोनों प्रकाश किरण थी उन दोनों को भी क्या मिला कर देते हैं, मिला देते हैं, उन दोनों प्रकाश किरणों को मिला देते हैं। थोड़ी सी तिरछी हो गई वो, ये प्रकाश मैंने अब यहाँ पर ये प्रिज्म ये जो लाइन बिंदु खींचे हैं वो अंदाजे से खींचे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। आप जब परफॉर्म करोगे तो चीजें समझ में आएंगी। ये हो जाएगी वो प्रकाश किरण। तो होगा क्या, यहाँ से प्रकाश किरण यहाँ से आई, यानी आपतित प्रकाश किरण हो जाएगी। ये हो जाएगी कौन सी, आपतित प्रकाश किरण। जो हमें बाहर प्राप्त हुई पिन लगाने के बाद ये कौन सी प्रकाश किरण होगी, ये अपवर्तित प्रकाश किरण होगी, सॉरी सॉरी निर्गत प्रकाश किरण होगी। ये बाहर निकली है ना, इसलिए इसको बोलेंगे निर्गत प्रकाश किरण। और ये जो बीच में प्रकाश किरण प्राप्त हुई है इसको बोलेंगे हम अपवर्तित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण। अपवर्तित प्रकाश किरण। तो यहाँ पर जो है वो अलग अलग केस हो रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर जो है वो ऐसी प्रकाश किरण जाके ऐसी निकल रही थी, जबकि यहाँ पर जो है वो प्रकाश किरण ऐसी आई है, यहाँ से आपतित होगी, ऐसी हो जाएगी और ऐसी जाती हुई प्रतीत होगी। तो प्रिज्म से अपवर्तन कहलाता है ऐसा, इसे बोलते हैं हम प्रिज्म से अपवर्तन। अब इसमें होता क्या है, इसमें बहुत सारी टर्म होती हैं। मैं आपतित प्रकाश किरण निर्गत किरण छुपाना पड़ेगा ताकि मैं आपको वो टर्म समझा पाऊँ। इसमें बहुत सारे एंगल होते हैं, यहाँ तक कि मैं लाइन भी मिटा रहा हूँ। अब जो प्रिज्म बनाया था मैंने वो लाइन भी मिटा रहा हूँ ताकि आपको एंगल समझा पाऊँ, जो एंगल इसमें होते हैं वो समझा पाऊँ। और यह टॉपिक उसी के साथ जो है वो खत्म भी हो जाएगा, है ना। तो अब मैंने क्या करा, इस प्रकाश किरण ये जो प्रिज्म था इसको पूरी तरह से रफ कर लिया और अब जो है वो मैं थोड़ा सा समझाने के लिए इसको आपको ये आपतित प्रकाश किरण को थोड़ा नीचे बनाता हूँ। ये आपतित प्रकाश किरण हो गई, ये प्रकाश किरण आई, ऐसी आई, सीधी हो जाएगी, बिल्कुल समांतर हो जाएगी, बिल्कुल किसके समांतर, इसके आधार के, इसके जस्ट समांतर हो जाएगी और ये ऐसी निकल रही होगी, ऐसी निकल रही होगी। एक बात यहाँ पर देखो, ये प्रकाश किरण ऐसी आई, ये ऐसी आई और ऐसे निकल गए। अब देखना मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर कोण दिखाना है आपको, कौन कौन से कोण क्या क्या होते हैं। तो जो प्रिज्म से अपन ने तिकोना बनाया ना, ये वाला जो तिकोना, ये वाला जो कोण बन रहा होगा इसको कोण ए बोलते हैं। और कोण ए जो बोलते हैं इसको ही प्रिज्म का कोण भी बोलते हैं, है ना। इसको जो कोण ए पर जो कोण बनता है उसको प्रिज्म का कोण बोलते हैं। इसको आप बाउंड्री के लिए एबीसी नाम दे सकते हो।
तो जो ए पर कोण बन रहा है उसको हम प्रिज्म कोण बोलते हैं। कौन सा कोण? प्रिज्म कोण। तो ये आपको याद रखना है, प्रिज्म कोण ऐसा होता है, प्रिज्म कोण। एक तो ये प्रिज्म कोण हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, हम इस पे अभिलंब खींचते हैं, और अभिलंब खींचने के बाद जो है वो इसकी आपतन कोण और अपवर्तन कोण भी निकालते हैं। अभिलंब जो है वो सतह के लंबवत खींचा जाता है। सतह कौन सी आपकी? ये वाली। अभिलंब जब मैं खींचूंगा तो वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, है ना। 90 डिग्री का बनाना है मुझे, तो इस शेप में 90 डिग्री का ऐसा कुछ बन रहा होगा। 90 डिग्री कहाँ दिख रहा है हमको? यहाँ पर दिख रहा है सतह, और ये वाला कोण जो है वो 90 डिग्री का, ये देखो 90 डिग्री का कोण, है ना। तो मैंने अभिलंब खींच लिया, अभिलंब का भी दिखाई नहीं देता है। फिर से वही बात, अभिलंब जो होगा वो डॉट डॉट के फॉर्म में होगा। मैंने डॉट डॉट के फॉर्म में कर लिया उसको, ये मैंने अभिलंब बना लिया। अब जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण होगा, आपतित किरण ये वाली हो गई और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण होगा, मतलब ये वाला कोण, इसको हम बोलेंगे एंगल आई। एंगल आई। एक बार बुक और देखो, ये वाला कोण भी हो सकता है, ये वाला भी कोण हो सकता है। एक बार बुक से आपका कंफ्यूजन दूर होगा। मैं बुक पर ले जाता हूँ आपको, ताकि आपको बुक का भी समझना है, बुक ने क्या लिखा है ना। तो बुक में आते हैं हम, पेज नंबर 200 के बाद ही होगा कुछ, 200 पे वाला चैप्टर है, हाँ। ये आ गए हम निकटदर्शी दोष मतलब दूरदर्शी दोष के उदाहरण पे। जरादर्शी दोष, ये प्रिज्म से अपवर्तन, है ना। प्रिज्म कोण हो गया, ये वाला जनरल नॉलेज वाला पॉइंट है, वो समझाऊंगा अभी आपको। अभी अपन प्रिज्म से देख रहे हैं, तो ये वाला वही वाला प्रैक्टिकल दिया हुआ है, और ये डायग्राम कुछ बना हुआ है। इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे आप, तो देखो इसमें मैं नाम दे सकता हूँ, ABCD आपको दिख रहे होंगे, मैं नाम लूंगा आपको। देखो सबसे पहला जो है वो PE, PE जो दिख रहा है, ये वाली किरण दिख रही है, इसको बोल रहे हैं हम आपतित किरण, इसको बोल रहे हैं आपतित किरण। EF, ये EF हो, ये E हो गया, ये F हो गया, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। फिर उसके बाद FS, FS ये वाली किरण के बारे में बात हो रही है, इसको बोलेंगे हम क्या? निर्गत किरण। फिर उसके बाद जो एंगल A बन रहा है, A पर जो कोण बन रहा है, इसको बोलते हैं हम क्या? प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। फिर उसके बाद एंगल I, एंगल I देखो यहाँ पर बन रहा है, ये PQE और N, इनके बीच जो एंगल बन रहा है, ये एंगल आई आपको दिख रहा होगा यहाँ पर छोटा सा, और ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसलिए बता रहे हैं कि ये अभिलंब और सतह के बीच जो है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसीलिए उसको अभिलंब को जो नाम दिया उन्होंने एन और एन डैश नाम दिया है, और इस वाले अभिलंब को एम डैश और एम नाम दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर देखो जो कोण बन रहा है PQEN के बीच, उसको बोल रहे हैं आपतन कोण। फिर उसके बाद एंगल आर जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? ये वाला जो अपवर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसको हम एंगल आर बोल रहे हैं। उसके बाद एंगल ई जो बन रहा है वो निर्गत कोण को बोल रहा है, अभिलंब और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को एंगल ई बोल रहे हैं, निर्गत किरण। और सबसे मेन है इसका विचलन कोण, जो कि प्रैक्टिकल में हमको फाइंड करना होता है, विचलन कोण। विचलन कोण कैसे बनाते हैं? आपतित किरण को हम जो है वो काल्पनिक तौर पर आगे बढ़ाते हैं, और जो निर्गत किरण होती है उसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो एंगल बनता है, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये एंगल जो है वो एंगल डी कहलाता है, इसको हम विचलन कोण बोलते हैं। मतलब कि प्रकाश किरण जो है वो इतने एंगल से जो है वो विचलित हो गई, इतने एंगल से विचलित हो गई, ये हमको इस कोण से पता चलता है। तो एक बार जो है हम फिर से अपने डायग्राम पर आते हैं, और एक बार हम बना के देखते हैं कि हम कैसे बनाएंगे विचलन कोण, कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमने अभिलंब बनाया, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण कौन सा होगा? आपतन कोण होगा। एक अभिलंब हमको और चाहिए, अभी एक अभिलंब यहाँ पर भी चाहिए। यहाँ पर भी क्या होगा? 90 डिग्री पर जो है एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम, और वो 90 डिग्री का एंगल जो है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। इसके और जो हमारा निर्गत किरण है, इसके बीच बनने वाले कोण को हम क्या बोलेंगे? निर्गत कोण बोलेंगे। तो ये वाला एंगल जो है वो एंगल ई कहलाएगा, एंगल ई निर्गत कोण कहलाएगा। अब इसके बाद हमको विचलन कोण और पता करना है। विचलन कोण के लिए क्या करेंगे? हम इस वाली लाइन को आगे बढ़ाएंगे। मैं पतला कर लेता हूँ लाइन को, ताकि आप डॉट डॉट बनाना चाहिए वैसे मेरे को, लेकिन वो नहीं बना पाऊंगा अभी मैं, छोटी हो जाएगी लाइन। एक लाइन मैंने ऐसी खींची और एक लाइन ऐसी खींची, दोनों लाइन खींची। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। मैंने दो लाइन ऐसी खींची, और इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा होगा, इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा होगा, इन दोनों के बीच
ये आपतित किरण को आगे बढ़ाया, निर्गत किरण को आगे बढ़ाया, इन दोनों के बीच जो यहाँ पर एंगल बन रहा होगा ये एंगल कहलाएगा विचलन कोण, डी बोलते हैं जिसको, है ना। मेरे ख्याल समझ में होगा। ये अभिलंब, अभिलंब और इसके बीच देखो 90 डिग्री का कोण बनता है। ऐसे यहाँ पर भी ये वाला अभिलंब और इस सतह के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। अभिलंब और निर्गत किरण के बीच बनने वाला कोण निर्गत कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण। आपतन कोण, आपतित किरण को यदि मैं आगे बढ़ा दूं, निर्गत किरण को पीछे बना दूं, तो इन दोनों से जो कोण बनेगा उसको हम विचलन कोण कहते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। प्रिज्म से हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि प्रिज्म से अपवर्तन किस प्रकार होता है और कैसे उसका कोण प्रिज्म कोण होता है, कैसे उसका आपतन कोण निकालते हैं, कैसे उसका अपवर्तन कोण, निर्गत कोण निकालते हैं और विचलन कोण निकालते हैं। तो ये बातें आपको याद रखना। अच्छा, इसका अपवर्तन कोण कहाँ बन रहा होगा? अपवर्तन कोण जो है वो यहाँ कहीं बन रहा होगा। देखो, अपवर्तन कोण बनेगा अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण कहलाएगा। तो वो यहाँ कहीं बन रहा होगा। ये अपवर्तित किरण ये वाली है और अभिलंब ये वाला है, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब कि एंगल आर। एंगल आर कहाँ बन रहा होगा? ये बन रहा होगा आपतित किरण ये वाली, मतलब ये अपवर्तित किरण ये वाली, और ये अभिलंब इसके बीच बनने वाले कोण को हम क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण बोलेंगे। तो ये हो गया एंगल आई, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण। ये हो गया एंगल ई, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण। ये हो गया एंगल आर, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण। और ये हो गया विचलन कोण, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बनाने पर दोनों जो एंगल प्राप्त होता है, दोनों से जो हमें एंगल प्राप्त होता है उसको हम एंगल डी बोलते हैं, यानी कि विचलन कोण कहते हैं। तो ये था आपका प्रकाश का अपवर्तन काय से? प्रिज्म के थ्रू अपवर्तन। अगर क्वेश्चन आता है तो कैसा आएगा? इसके लिए क्वेश्चन ऐसा आएगा कि प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है समझाइए। उसके लिए आपको जाहिर सी बात है आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कैसे? वही नाम दे दोगे आप, पी क्यू एबीसीडी भी दे सकते हो। फलानी आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये निर्गत किरण है, इन दोनों के बीच बनने वाला कोण एंगल आई जो है वो ये है, आपतन कोण कहलाता है। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण निर्गत किरण कहलाता है। जब हम आपतित किरण को आगे बढ़ा देते हैं और निर्गत किरण को पीछे बढ़ा देते हैं तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसको हम विचलन कोण, कोण डी कहते हैं। बस यही लिखना पड़ेगा और डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब इन दोनों के अपवर्तन में अंतर क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि कांच की सिल्ली से अपवर्तन और प्रिज्म की सिल्ली से अपवर्तन में अंतर क्या है। कांच की सिल्ली से अपवर्तन में एक पॉइंट है वो देखना पड़ेगा आपको। कांच की सिल्ली में प्रकाश किरण ऐसी आती है और ऐसी चली जाती है ना, दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से आपको। ये प्रकाश किरण ऐसी आई और ऐसी चली गई, इन दोनों को हम जो है वो जोड़ देते हैं। और जब हम इसको ऐसा बढ़ाते हैं तो हमको पता चलता है कि ये वाली प्रकाश किरण आपतित किरण और ये वाली प्रकाश किरण जो है वो समांतर है ना। ये कौन सी थी? आपतित प्रकाश किरण थी। ये वाली प्रकाश आपतित किरण थी, ये अपवर्तित थी, ये निर्गत किरण थी। मतलब आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर वो किसके समांतर हो जाती है? निर्गत किरण के। ये वाली किरण और निर्गत किरण कैसी थी? समांतर हो जाती है। जबकि प्रिज्म के केस में ऐसा नहीं होता है। प्रिज्म के केस में देखो, ये आपतित किरण है, ये वाली आपतित किरण दिख रही है आपको, ये निर्गत किरण दिख रही है। दोनों एक दूसरे के समांतर है क्या? नहीं, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। इसके कारण से क्या होता है? इन दोनों में फर्क होता है। यहाँ पर जो है वो आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के कैसी होती है? समांतर होती है, समान दूरी पर होती है। जबकि यहाँ पर कैसी होती है? यहाँ पर आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के प्रतिच्छेद कर रही होती है, एक दूसरे की प्रतिच्छेदी होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, जो कि आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये था प्रिज्म से अपवर्तन। आई होप समझ में आया होगा। एक पॉइंट और यहाँ पर छूट रहा है, वो मैं बता देता हूँ, बुक से बता देता हूँ वो टॉपिक, क्योंकि उसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। वो दिया हुआ नेत्रदान के बारे में। तो नेत्रदान क्या होता है भैया? आपको नेत्रदान जो है यहाँ पर जो है वो अंग्रेजी में एक पोएट थे सी सिब्बेर द्वारा अंग्रेजी भाषा में एक पोएम लिखी गई, जिसका जो है वो हिंदी में अनुवाद किया गया। अद्भुत वस्तुओं का वर्णन करते आप, जिन्हें देख सकते हैं आप, चमकीला है दीप्त सूर्य, कहते हैं ये आप, अनुभव अनुभव मैं भी करता दीप्त सूर्य का ताप, पर समझ ना पाया अब तक यह हमें, बनाता कैसे वह दिन और रात।
तो वो ये लाइनें जो लिखी हुई हैं वो एक अंधे व्यक्ति की तरफ से लिखी हुई हैं कि आप जिन वस्तुओं को देख पा रहे हैं उनका कलरफुल होना देख पा रहे हैं, कि जैसे सूर्य जो है वो चमकीला दिखाई देता है, वस्तुएं कलरफुल दिखाई देती हैं। मैं भी बोलता हूँ, मैं जो अनुभव करता हूँ, मैं सूर्य के ताप को अनुभव कर पाता हूँ, लेकिन उसकी चमक को कभी भी अनुभव नहीं कर पाता हूँ। और ये दिन रात कैसे होते हैं मुझे वो समझ में नहीं आता है, मेरे लिए तो हमेशा रात है। तो वो जो है वो अंधे व्यक्ति की पीड़ा बता रहे हैं कि अंधे व्यक्ति को कितनी परेशानी होती है आंख ना होने की वजह से, क्योंकि आप तो देख पा रहे हैं लेकिन वो नहीं देख पाता, उसके लिए हमेशा एक ही अंधेरा रहता है आंखों के सामने। तो वो पोयम इस यहाँ पर क्यों लिखी हुई है? वो इसलिए लिखी हुई है कि क्या आप जानते हैं कि हमारे नेत्र हमारी मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहते हैं। यदि हम मर जाते हैं उसके बाद भी हमारे नेत्र जो है वो कुछ समय तक जिंदा रहते हैं। मृत्यु के पश्चात नेत्रदान कर कर जो है हम किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन को प्रकाश से भर सकते हैं, उसको हम आंखें दान दे सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ विकासशील देशों के लगभग 3.5 करोड़ लोग व्यक्ति दृष्टिहीन है, मतलब टोटल दुनिया में जो है वो लगभग 3.5 करोड़ लोग जो और भी ज्यादा होंगे, ये तो बहुत कम है। बहुत सारे लोग जो है करोड़ों में व्यक्ति जो है वो दृष्टिहीन है, देख नहीं सकते। उनमें से अधिकांश की दृष्टि ठीक की जा सकती है कॉर्निया अंधता से। कॉर्निया समझते हो ना आप, आपकी सबसे बाहरी परत होती है, कई लोगों का वो कॉर्निया के कारण से उनको दिखाई नहीं देता है। तो वो जो है कॉर्निया अगर हम दान कर दें अपनी आंखों का, उसके कारण से जो है अगर हम किसी अनफॉर्चुनेटली, वैसे कभी ना हो ऐसा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मृत्यु एक सत्य है ना, वो तो कभी ना कभी तो होना है। यदि हम मर जाते हैं तो वो आंख का कॉर्निया डॉक्टर क्या करते हैं, किसी दूसरे नेत्रहीन व्यक्ति को लगा देते हैं, जिसके कारण से उससे जो है वो दिखाई देने लगता है। तो ये बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है अगर लोग बाग नेत्रदान करने लगे। तो नेत्रदान जो है उसको करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या नेत्रदान करना चाहिए कि नहीं? कई लोग इससे सहमत नहीं होते हैं, लेकिन मैं सहमत हूँ और मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं बिल्कुल करूं। लेकिन अभी मैं डिपेंडेंट हूँ मेरे परिवार की, जैसा आपके साथ है वैसे मेरे साथ भी है, मुझे परिवार की सुनना होगी। लेकिन जब मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, खुद अपना पालन पोषण कर पाऊंगा, तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि मैं भी अपना नेत्रदान का फॉर्म भर के मारूं, ताकि मेरी मृत्यु बाद मेरी आंखों से कोई और व्यक्ति भी जिंदा रह सके, देख सके, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं दिखती है। जैसा आप, अब ये अपने अपने पर्सनल विचार होते हैं, कई लोग जो है वो करना चाहते हैं, कई लोग नहीं करना चाहते, आपके ऊपर है आपको करना है या नहीं करना है। तो नेत्रदान करने वाला किसी व्यक्ति, आयु वर्ग किसी भी लिंग का हो सकता है, कोई भी किसी का भी नेत्र जो है वो सभी के नेत्र समान होते हैं। लड़के का ऐसा नहीं है, लड़के का नेत्र जो है वो लड़के को ही लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। वो किसी को भी लग सकता है, किसी भी आयु के व्यक्ति को लग सकते हैं। चश्मा पहनने वाले या मोतियाबिंद वाले का ऑपरेशन कराने वाले व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। मधुमेह, उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति, दमे के रोगी, वे व्यक्ति जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है भी नेत्रदान कर सकते हैं। मतलब कि ऐसे डायबिटीज पेशेंट जिनको कोई संक्रामक रोग नहीं है, संक्रामक रोग मतलब कि एक दूसरे से फैलने वाला, उनको अगर वो जैसे मान लो उदाहरण के लिए किसी को डायबिटीज है भी, हाई ब्लड प्रेशर है भी, दमे का रोगी भी हो, मतलब उसको कफ वगैरह होता है, तो भी वो नेत्रदान कर सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। वो कोई संक्रामक रोग नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि वो किसी संक्रामक रोग से, जैसे मान लो उदाहरण के लिए कोरोना पॉजिटिव हो, और कोरोना पॉजिटिव ने क्या करा, नेत्र अपनी दान कर दी, तो अगर दूसरे व्यक्ति में लगाएंगे तो उसको भी कोरोना हो जाएगा बेचारे, है ना। इसलिए ऐसे व्यक्ति जिनको कोई संक्रामक रोग नहीं है वो नेत्रदान कर सकते हैं। मृत्यु के पश्चात 4-6 घंटे तक नेत्र निकाल लिए जाने चाहिए, मतलब जैसे किसी की मृत्यु होती है तो तुरंत 4-6 घंटे के भीतर जो है वो नेत्र निकाल लेना चाहिए। नेत्रदान करने पर जो है वो उनकी टीम जो है वो घर आती है या अस्पताल में भी नेत्र निकाल लेती है। इसमें केवल 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, बहुत इजी प्रक्रिया है, और इसमें किसी प्रकार का विरूपण नहीं होता। विरूपण मतलब कि आप सोचो कि किसी व्यक्ति की आंख निकाल लेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, डरावना दिखाई देगा, और उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, उसको जला नहीं पाएंगे, लोग बाग डरेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो पलकें उसकी अपने आप ही बंद कर दी जाती हैं, वो बंद करना पड़ती हैं, अगर नहीं करेंगे तो वो हमेशा खुली रह जाएंगी और वो गड़बड़ हो जाता है मामला। आप देखते हो जैसे कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले उसकी पलकें झपकाई जाती हैं, अगर रियल में नहीं देखा होगा तो आपने टीवी मूवीज में देखा होगा पक्के में, है ना। तो वो चीज करी जाती है। तो वैसे ही उसके केस में भी होता है, नेत्रदान अगर कर दिए जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, उन पलकों को जो है वो बंद कर देते हैं और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि नेत्रदान किया जा चुका है ना। उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन एक इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, आखिरी पॉइंट लिखा हुआ है, ऐसे व्यक्ति जो एड्स या हेपेटाइटिस बी या सी, हेपेटाइटिस दो तरह का लिखा हुआ है इसमें, और भी ज्यादा तरह का होता होगा। हेपेटाइटिस बी या सी जल भीति यानी कि जिसको रेबीज बोलते हैं, कुत्ते काटने पे जो होता है,
तीव्र ल्यूकीमिया, धनु स्तंभ, हैजा, तानिका शोध या मस्तिष्क शोध, ये सभी प्रकार की ये सभी बीमारियां हैं। ये सभी बीमारियों के नाम हैं। अगर इनके कारण मृत्यु होती है तो फिर आप जो है वो नेत्रदान नहीं कर सकते। बाकी किसी भी कंडीशन में आप नेत्रदान कर सकते हो। केवल ये जो बड़े बड़े रोग हैं, एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी, जलभीति यानी कि रेबीज, ल्यूकीमिया, धनुस्तंभ, हैजा, हैजा मक्खी से फैलता है, तनिका शोध या फिर मस्तिष्क शोध यानी कि दिमाग की बीमारी, इन सब बातों से अगर आपका मृत्यु हुई है तो फिर आप नेत्रदान नहीं कर सकते। बाकी सभी जगह पर सभी केसेस में आप नेत्रदान कर सकते हैं। तो ये था आज की आपकी आज का जो चैप्टर था वो यहीं का खत्म होता है। आज आपने सीखा क्या? पहले तो देखा कि निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष होते क्या है, प्रैक्टिकली कैसे होते हैं वो, उनके निवारण के लिए क्या क्या यूज किया जाता है। उसके बाद क्या सीखा? उसके बाद सीखा कि प्रिज्म से अपवर्तन कैसे होता है, उसका डायग्राम देखा। आपका होमवर्क वही है, प्रिज्म से अपवर्तन का डायग्राम एक बार आपको बनाना है। आप चाहें तो बुक की मदद ले सकते हैं, पहली बार देखकर बना सकते हैं, और अगर बिना देखे बनाए तो बहुत अच्छी बात है। आपतित किरण दिखाना है, उसमें निर्गत किरण दिखाना है, अपवर्तित किरण दिखाना है, आपतन कोण दिखाना है, निर्गत कोण दिखाना है, अपवर्तन कोण दिखाना है, विचलन कोण दिखाना है, प्रिज्म कोण दिखाना है, इतनी सारी चीजें दिखाना है ना। तो वो डायग्राम की एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका होमवर्क कीजिएगा। और आखिरी में आपने देखा कि नेत्रदान क्यों करना चाहिए, किन जो कौन कौन से व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं। और एक आंख से जो है वो 2-3 लोगों को जो है वो जैसे किसी को हो सकता है, कई प्रकार की अंधता होती है। किसी का कॉर्निया की अंधता होती है, कॉर्निया बेकार होता है जिसके कारण से वो देख नहीं पाता। किसी का रेटिना बिगड़ा हुआ होता है, वो नहीं देख पाता। किसी का लेंस बेकार होता है, तब बिगड़ जाता है। एक आंख से कई प्रकार के नेत्रहीन लोगों को बचाया जा सकता है। जैसे किसी को कॉर्निया दे दिया, किसी को रेटिना रिप्लेस कर दिया, किसी का लेंस रिप्लेस कर दिया। तो एक प्रकार के नेत्र से कई लोगों के नेत्रों को प्रकाश मतलब उनके आंखों की अंधता दूर की जा सकती है। इसलिए नेत्रदान आज की जमाने की जरूरत बन गई है, वो करना चाहिए मानव होने का। क्योंकि अपन मरने के बाद तो हमारी बॉडी कुछ काम की नहीं है ना, जला देते हैं उसको। तो अगर किसी का भला करके मरते हैं तो कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें ये भी देखा कि अगर कोई आप गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी, रेबीज या हैजा वगैरह, उससे उस कारण से अगर आपकी मृत्यु हुई है तो आप मस्तिष्क शोध भी उसमें था, दिमाग की बीमारी, अगर उससे आपकी मृत्यु हुई है तो आप जो है वो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास थी। मैं रिकॉर्डिंग यहीं बंद कर रहा हूँ आज की क्लास के लिए।